रोते रोते श्रीनिका की न जाने कब आंख लग गई और वो बिस्तर पर ही सो गई। अभी उसकी नींद पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी अचानक दरवाजे की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज से उसकी नींद टूटी और वो हड़बड़ा कर उठी। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि सामने मम्मी पापा और भैया भाभी खड़े थे। उन सब के हाथों में ढेर सारे थैले और सामान था जो श्रीनिका की शादी की खरीदारी का हिस्सा था। श्रीनिका ने अपनी माँ के हाथ से कुछ सामान थामा और अंदर की ओर चल दी। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी अंदर आ गए। थकान से चूर उसके पिता प्रशांत शर्मा जी भारी कदमों से चलते हुए सीधे सोफे पर जाकर बैठ गए। उन्होंने राहत की एक लंबी सांस ली और बोले, श्री बेटा, पहले तो जरा ठंडा ठंडा पानी पिला दे, उसके बाद हमारे लिए बढ़िया सी चाय बना देना। आज तो भाग दौड़ में बहुत ज्यादा थकान हो गई है। प्रशांत जी की बात सुनकर पल्लवी जी के चेहरे पर चिंता और हल्की नाराजगी के भाव उभर आए। वे उनसे असहमति जताते हुए बोली, हमने तो आपको पहले ही कहा था कि आप घर पर ही रहिए। डॉक्टर ने आपको ज्यादा चलने फिरने और भाग दौड़ करने से साफ मना किया है, लेकिन आप हैं कि हमारी एक बात सुनते ही नहीं। पल्लवी जी की ये डांट भरी चिंता सुनकर प्रशांत जी धीमे से मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, ये क्या कह रही हो तुम पल्लवी? हमारी इकलौती बेटी की शादी है, भला मैं ऐसे में घर पर हाथ धरकर कैसे बैठा रह सकता हूँ? बाप हूं मैं इसका, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। अपनी बेटी की खुशियों के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा मैं वो जरूर करूंगा। और रही बात मेरी तबीयत की, तो देखो मैं तुम्हारे सामने एकदम ठीक ठाक तो बैठा हूँ। श्री तुरंत किचन की ओर बढ़ गई और कुछ ही पलों में ठंडा पानी लेकर आई। वो एक एक कर सबको पानी देने लगी। जैसे ही उसने अपनी माँ की ओर पानी का गिलास बढ़ाया, पल्लवी जी ने उसके चेहरे को गौर से देखा। उन्हें श्री का चेहरा कुछ बुझा बुझा और मुरझाया हुआ लगा। उन्होंने पानी का गिलास मेज पर रखा और चिंता भरे स्वर में पूछा, श्री बेटा, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? और देख तो, तेरी आंखें भी कितनी लाल हैं। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? इतना कहते ही पल्लवी जी ने श्री के माथे पर हाथ रखकर उसका तापमान चेक करना चाहा। उनकी बात सुनते ही कमरे में मौजूद सबकी नजरें श्री के चेहरे पर टिक गईं। श्रीनिका के मन की धड़कनें तेज हो गईं। वो बखूबी जानती थी कि कुछ देर पहले वो फूट फूट कर रो रही थी, जिसकी गवाही उसकी लाल आंखें दे रही थीं। वो अपनी माँ को सच बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को अंदर दबाया और एक बनावटी मुस्कुराहट के साथ बहाना बनाते हुए कहा, अरे हाँ माँ, मैं एकदम ठीक हूँ। वो असल में मैं गहरी नींद में सो रही थी और अचानक उठने की वजह से आंखें शायद लाल हो गई होंगी। आप बेकार में चिंता कर रही हैं। इतना कहकर श्रीनिका नजरें चुराते हुए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई, लेकिन उसकी भाभी शिवानी को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। शिवानी को लगा कि दाल में कुछ काला जरूर है। श्रीनिका कोई बड़ी बात है जो सबसे छिपा रही है। अपनी शंका दूर करने के लिए वो भी उसके पीछे पीछे किचन में आ गई। श्रीनिका इस वक्त गैस पर चाय चढ़ा रही थी, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। शिवानी ने उसके पास जाकर धीमे स्वर में कहा, श्री, तू आज कुछ उदास सी लग रही है। बाहर भले ही तूने मम्मी जी को नींद का बहाना बना दिया, पर मुझे पता है कि इन लाल आंखों का कारण कुछ और ही है। बता मुझे, क्या बात है? शिवानी की हमदर्दी भरे शब्दों ने श्रीनिका के जख्मों पर नमक का काम किया। उसका मन भारी होने लगा और एक पल के लिए उसे लगा कि वो अपनी भाभी को सब सच बता दे। वो कहना चाहती थी कि भाभी, प्लीज भैया से बात कीजिए, उन्हें रोकिए। मैं अर्जुन से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और झूठ बोलते हुए कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूं। हालांकि श्रीनिका के शब्द उसके चेहरे के हाव भावों का साथ नहीं दे रहे थे। उसकी आंखों की घबराहट शिवानी से छिपी न रह सकी। शिवानी ने ममता के साथ श्रीनिका का हाथ अपने हाथों में लिया और बड़े विश्वास से कहा, देख श्री, मैंने तुझे हमेशा ननद से ज्यादा अपनी छोटी बहन माना है। अगर कोई परेशानी है तो तू मुझसे खुलकर कह सकती है। विश्वास रख, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। अब बता भी दे कि बात क्या है। शिवानी का इतना कहना था कि श्रीनिका के सब्र का बांध टूट गया।
वो और खुद को रोक न सकी और बिलखते हुए सीधे अपनी भाभी के गले लग गई। उसका इस तरह फूट फूट कर रोना देखकर शिवानी बुरी तरह घबरा गई। वो उसकी पीठ सहलाते हुए व्याकुल होकर पूछने लगी, श्री, क्या हुआ? तू इस तरह रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? श्रीनिका ने खुद को थोड़ा अलग किया और अपनी सिसकियों के बीच बस इतना ही कह पाई, भाभी, मुझे ये शादी नहीं करनी है। श्रीनिका के मुंह से ये शब्द सुनते ही शिवानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हक्की बक्की होकर बोली, ये क्या कह रही है तू? आखिर ऐसा क्या हो गया जो तू अर्जुन से शादी नहीं करना चाहती? क्या उसने कुछ किया है या कुछ गलत कहा है? शिवानी के सवाल पर श्रीनिका ने अपनी नजरें झुका ली और सुबकते हुए धीरे से ना में सिर हिला दिया। शिवानी की उलझन और बढ़ गई। उसने फिर पूछा, अगर अर्जुन ने कुछ नहीं किया तो फिर तू इस शादी से इनकार क्यों कर रही है? श्रीनिका ने रुंधे हुए गले से अपनी बात रखी, भाभी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पूरे दिल से इस रिश्ते को स्वीकार कर लूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही हूं। अर्जुन जी जब भी मेरे आस पास होते हैं तो मुझे बहुत असहज महसूस होता है। उनके साथ 2 मिनट बैठना भी मुझे घुटन जैसा लगता है। जब मैं चंद लम्हे उनके साथ नहीं बिता पा रही तो फिर पूरी जिंदगी एक ही कमरे में उनके साथ कैसे बिताऊंगी? ये मुझसे नहीं हो पाएगा भाभी। श्रीनिका की बातें सुनकर शिवानी को लगा कि ये केवल उसकी घबराहट है। उसे लगा कि श्रीनिका का आज से पहले कोई बॉयफ्रेंड या कोई लड़का दोस्त नहीं रहा, इसलिए वो पहली बार किसी पुरुष की मौजूदगी से असहज हो रही है। साथ ही शादी भी इतनी जल्दी तय हो गई कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। शिवानी के चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान आई और वो उसे समझाते हुए बोली, श्री, मैं समझ सकती हूँ कि तेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। श्रीनिका ने हैरानी से अपनी भाभी की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या वाकई कोई उसकी उलझन समझ सकता है। शिवानी ने बात आगे बढ़ाई, देख श्री, अर्जुन के साथ तेरी अरेंज मैरिज हो रही है और ऐसी शादियों में शुरुआत में ऐसा ही होता है। जिस इंसान को हम ठीक से जानते तक नहीं, उसके साथ थोड़ा असहज महसूस करना और घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है। मन में एक अनजाना डर रहता है कि पता नहीं वो हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा या हमारी भावनाओं को समझेगा भी या नहीं। लेकिन यकीन मान, धीरे धीरे वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। उसने श्रीनिका के गालों को सहलाते हुए आगे कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि जब तू अर्जुन को ठीक से जान जाएगी तो तुझे उससे प्यार हो जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब तेरा हर पल उसे अपने आसपास देखने का मन करेगा। शिवानी की बातों ने श्रीनिका को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे भी लगने लगा कि शायद भाभी सही कह रही हैं, चूंकि वो अर्जुन को अभी जानती नहीं है, इसीलिए शायद ये घुटन और असहजता महसूस हो रही है। श्रीनिका ने गर्मा गर्म चाय कपों में डाली और ट्रे सजाकर बाहर हॉल में ले आई। शिवानी भी उसके पीछे पीछे ही आ गई। श्रीनिका ने सबको चाय दी और फिर अपने पापा के पास जाकर बैठ गई। प्रशांत जी ने चाय का एक लंबा घूंट भरा और राहत की एक गहरी आह भरते हुए बोले, अब जाकर जान में जान आई। सच में बेटा, तेरे हाथ की चाय तो बिल्कुल दवा जैसा असर करती है। देख, एक घूंट पीते ही मेरी सारी थकान जैसे छू मंतर हो गई। अब तो मेरा मन कर रहा है कि तेरे साथ तेरे ससुराल में दहेज बनकर मैं ही चला जाऊं। कम से कम वहां रोज तेरे हाथ की ऐसी ही बढ़िया चाय तो नसीब होगी। पापा की बात सुनकर श्रीनिका का चेहरा खिल उठा। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, पापा, सच में क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा है तो आप और माँ प्लीज मेरे साथ ही चलिए ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। श्रीनिका की बात सुनते ही पल्लवी जी बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। बेटी की शादी के बाद माँ बाप उसके ससुराल में रहना तो दूर, वहां का पानी पीना भी उचित नहीं समझते। यही दुनिया का नियम है। अपनी माँ की यह बात श्रीनिका को कुछ जमी नहीं। उसने सवालिया लहजे में पूछा, लेकिन माँ, ऐसा क्यों? जिस तरह आदित्य भैया और नमन भैया आपके बेटे हैं, वैसे ही मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना। फिर आप दोनों मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते? आखिर ये नियम और पाबंदियां सिर्फ बेटियों के लिए ही क्यों बनी है? पल्लवी जी ने उसे समझाते हुए गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जब हम कोई चीज दान कर देते हैं
तो फिर उस पर हमारा कोई हक नहीं रह जाता। ठीक वैसे ही कन्यादान के बाद बेटी पूरी तरह अपने ससुराल की हो जाती है। माता पिता का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। शास्त्र कहते हैं कि अगर हम अपनी ही ब्याही बेटी के ससुराल का अन्न जल ग्रहण करेंगे तो हमें पाप लगेगा। अब तू ही बता श्री, क्या तू चाहेगी कि तेरे माँ बाप उस पाप के भागीदार बने और उम्र भर कष्ट भोगें? श्रीनिका की आंखों में आंसू भर आए। उसने उदास मन से ना में सिर हिलाया और रुंधे गले से कहा, नहीं माँ, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ पहुंचे। भले ही आप मुझसे दूर रहें, लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सब हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अपनी बेटी के मुंह से इतनी बड़ी और समझदारी भरी बात सुनकर प्रशांत जी और पल्लवी जी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी छोटी सी बिटिया इतनी जल्दी इतनी परिपक्व हो गई है। भावनाओं के ज्वार में उन दोनों की आंखें भर आईं। अभी सब भावुक ही थे कि तभी अचानक प्रशांत जी को जोर जोर से खांसी आने लगी। खांसी इतनी तेज थी कि उनके पेट में तेज दर्द उठा और उन्होंने दर्द के मारे अपने पेट को कसकर दबा लिया। उन्हें इस तरह तकलीफ में देख घर का माहौल पल भर में बदल गया। सब घबराकर उनकी ओर लपके। पल्लवी जी की चिंता नाराजगी बनकर फूट पड़ी। देख लिया अपनी जिद का नतीजा। ये सब आपकी इसी मनमानी की वजह से हुआ है। मैं ही पागल थी जो आपकी बात मानकर आपको मार्केट ले गई। सारा दिन यहाँ वहां भटकने का असर अब दिख रहा है। फिर उन्होंने घबराकर अपने बड़े बेटे से कहा, आदि बेटा, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा। जैसे ही आदित्य ने फोन निकाला, प्रशांत जी ने खुद को संभाला और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए जल्दी से बोले, अरे रुको रुको, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ये देखने के लिए कि तुम सब मुझसे कितना प्यार करते हो। आदित्य चिढ़ते हुए बोला, पापा, ये मजाक का वक्त नहीं है। मम्मी सही कह रही हैं, आपको भाग दौड़ बिल्कुल नहीं करनी है। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी है कि आप आराम करें। प्लीज अब आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपकी जान पर बनाए। शादी की सारी तैयारियां मैं और नमन देख लेंगे। पल्लवी जी नाराजगी से, मैंने तो पहले ही कहा था कि पहले आपका ऑपरेशन करवा देते हैं, उसके बाद श्री की शादी करेंगे। लेकिन आप हैं कि अपनी ही जिद पर अड़े हैं कि पहले बेटी विदा होगी तभी आप अस्पताल जाएंगे। न जाने ऐसी जिद करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। श्रीनिका इन सब से और घबरा गई। एक तरफ उसकी अपनी उलझन थी और दूसरी तरफ पिता की बिगड़ती तबीयत। पल्लवी जी की बात सुनकर प्रशांत जी झुंझलाते हुए बोले, अरे तुम लोग खामखा इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मेरा ऑपरेशन कहीं भागा नहीं जा रहा, वक्त आने पर हो जाएगा। तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे देखूं? आखिर मेरे भी कुछ अरमान हैं। एक बार मेरी श्री की शादी धूमधाम से हो जाए, फिर आराम से ऑपरेशन करा लेंगे। वैसे भी मैं दवाइयां ले तो रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। दरअसल प्रशांत जी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थीं और डॉक्टर ने उन्हें तुरंत ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी। लेकिन उनके मन के किसी कोने में ये डर बैठा था कि कहीं ऑपरेशन के दौरान उन्हें कुछ हो न जाए। वे चाहते थे कि उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी का घर बस जाए। इसीलिए उन्होंने जिद करके ये शादी महज 1 हफ्ते के अंदर तय करवा दी थी। अपने पिता का ये निस्वार्थ प्रेम और उनकी हालत देख श्रीनिका का दिल भर आया। वो खुद को रोक न सकी और झट से उनके गले लगकर रोते हुए बोली, पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हम सबके होते हुए आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्रशांत जी ने उसे सहलाते हुए बड़े प्यार से कहा, हाँ बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। जिसके पास इतना प्यार करने वाला परिवार हो, उसे भला मौत भी कैसे छू सकती है। फिर घर के भारी माहौल को हल्का करने के लिए उन्होंने आदित्य की तरफ देखा और बोले, आदि, जरा नमन को फोन तो लगा। 3 दिन हो गए हैं, उस लड़के का कोई अता पता नहीं है। न जाने कहां आवारागर्दी कर रहा है। उसे इस बात का होश भी है कि 4 दिन बाद उसकी बहन की शादी है। यहाँ काम में हाथ बटाने के बजाय न जाने कहां घूम रहा है। पता नहीं कब अक्ल आएगी उसे। तभी श्रीनिका ने बीच में टोकते हुए कहा, पापा, नमन भैया का मुझे मैसेज आया था।
उन्होंने बताया कि कॉलेज के कुछ जरूरी असाइनमेंट्स की वजह से उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा है, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वे शादी तक हर हाल में आ जाएंगे। तो प्रशांत जी थोड़ा नाराजगी से बोले, हद है इस लड़के की, कम से कम एक बार फोन करके घर पर बता तो सकता था। पल्लवी जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, आप तो जानते ही हैं नमन को, उसे बस अपनी मर्जी का करना आता है। खैर, आप फिक्र मत कीजिए, उसने कहा है ना कि वो शादी तक आ जाएगा। तभी आदित्य ने श्रीनिका की ओर देखते हुए कहा, श्री बच्चा, तुझे आज अर्जुन के साथ पार्टी में जाना है। उसका फोन आया था मेरे पास, इसलिए तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा। अर्जुन कुछ ही देर में आता ही होगा। आदित्य की बात सुनते ही पल्लवी जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वे हैरान होकर बोली, आदि, ये तू क्या कह रहा है? श्री इतनी रात गए अर्जुन के साथ कैसे जा सकती है? माँ की बात सुनकर श्रीनिका का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में एक उम्मीद जगी कि शायद अब ये प्रोग्राम रद्द हो जाए, लेकिन आदित्य ने तर्क देते हुए कहा, माँ, अर्जुन कोई गैर नहीं है, श्री का होने वाला पति है। प्रशांत जी ने भी आपत्ति जताई, बेटा, होने वाला है, अभी हुआ तो नहीं, फिर तू ऐसे कैसे उसे भेज रहा है? तू जानता है कि श्री आज तक कभी इस तरह की लेट नाइट पार्टियों में नहीं गई है। श्रीनिका मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि काश मैं कहा, भाभी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मैं आज तक ऐसी बड़ी पार्टियों में नहीं गई। आप तो जानती हैं ना, मैं रात के वक्त कभी अकेले मार्केट तक नहीं गई, फिर ऐसी जगह कैसे जाऊंगी? शिवानी ने माहौल को हल्का करने के लिए मजाक के लहजे में कहा, नहीं गई तो अब आदत डाल ले पगली, अब तो तुझे हमेशा अर्जुन के साथ ऐसी ही बड़ी बड़ी पार्टियों की शान बनना पड़ेगा। और सच कहूं तो तू बहुत किस्मत वाली है श्री, जो तेरा रिश्ता इतने बड़े घर में हो रहा है। जो ख्वाहिशें शायद यहाँ पूरी नहीं हो पाई, वो सब अर्जुन पूरी करेगा। वो तुझे बहुत पसंद करता है, मुझे यकीन है कि वो तुझे कभी निराश नहीं करेगा। शिवानी की बातें श्रीनिका को तसल्ली देने के लिए काफी थीं, पर उसके मन का बोझ कम नहीं हुआ। न जाने क्यों उसका दिल अर्जुन को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। इस वक्त उसके भीतर घबराहट और आशंकाओं का जो तूफान मचा था, उसे समझने वाला वहां कोई नहीं था। जारी।